प्रसाद मौर्य के बाप शंकराचार्य थे क्या कि वो आकर के सुबह से लेकर के शाम तक ज्ञान बांटते हैं रामचरितमानस पे और रामायण पे और हिंदू धर्म पे? उनके बाप कौन है कि वो संस्कृत का कक्षा 5 तक भी वो पढ़ाई किए हैं कि सुबह से शाम आकर के जो है रामचरित नहीं? अभी जो चौपाई उसमें लिखी गई है उसमें जिस गंवार की बात की गई है वो गंवार स्वामी प्रसाद मौर्य है और उन्हीं को ताड़ने की बात कही गई है। और ऐसे गंवारों को हमेशा ताड़ना चाहिए। ऐसे गंवार अगर ताड़े नहीं जाएंगे तो अब हमेशा वो बोलते जाएंगे और समाज में विद्वेष फैलाएंगे। अब किस तरीके से ताड़ना है उनको ये कानून जाने। कानून में भी आईपीसी में भी 295 में इसकी व्यवस्था बनाई गई है कि किस तरीके से उनको ताड़ना है और सीआरपीसी में भी 107-16 में उनकी व्यवस्था बनाई गई है कि बिना कुछ बोले उनको जेल के अंदर 6 महीने तक ठूस दिया जाए, तभी उनको जो है समझ में आएगा। इस तरीके से उनको समझ में नहीं आएगा। उनकी बेटी मलाई चाटे भाजपा में और आप सुबह से उठ करके उसको गाली दें, तो कहीं ना कहीं मुझे तो यह लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से ही पैसा लेकर के समाजवादी पार्टी में गए हुए हैं और उसी का डिस्कोर्स बनाए हुए हैं कि समाज में इस तरीके की बात हो कि धर्म पे बात हो जाए। मेरी अब बात समझिए। नहीं आप बताइए, वो सवाल आप बताइए। नहीं आप बताइए, आप वो सवाल बताइए। उन्होंने एक वहाँ का चौपाई लिया, उस चौपाई को आपको पता है वो चौपाई? मुझे नहीं पता। आपको बिल्कुल पता है, आपको बिल्कुल पता है। किसी को अपमानित नहीं। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। जी क्या गलत है इसमें? अब ये तो शंकराचार्य या तो देश के बड़े बड़े शंकराचार्य आगे आके बताएं इसमें क्या गलत है क्या सही है। नहीं आप हमको बता दीजिए। अब बीच में नहीं बीच मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं अब मैं आ रहा हूँ। अनिल भैया मैं आ रहा हूँ। माइक आप लोग के पास भी आएगा। इनसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ फिर आपके पास आता हूँ। आप हमको बता दीजिए कि क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं? पहली बात समझ लीजिए, अगर आप ये डायरेक्ट अगर ये वर्ड मेरे मुंह से डाल के खींचना चाहते हैं कि मैं किसका समर्थन कर रहा हूं किसका नहीं, हमने कहा, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं। क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हैं? इस बात को समझिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में, किसी भी पढ़े जाने वाले महाकाव्य या कोई कविता पाठ जो आप कह लीजिए जिसकी अगर आस्था है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य स्वयं हिंदू धर्म के स्वावलंबी है, केवल इस वजह से कि वो फॉरवर्ड जाति में नहीं आते हैं वो प्रश्न नहीं उठा सकते क्या हिंदू धर्म का स्वावलंबी अपने धर्म पे प्रश्न नहीं कर सकता? इस चौपाई में फॉरवर्ड जाति कहां से आ गया? इस चौपाई में सुनिए, पहले बात सुनिए। उसमें जो शब्द लिखे गए शूद्र, महिला और सारी चीजें, इसमें उन्होंने कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिखता हूं। देश के सबसे शीर्ष स्थानों पर बैठे शंकराचार्य जो हमसे बेहतर धर्म को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और समझा भी सकते हैं, उनको भी आमंत्रित करते हैं। हम तो इसका स्वागत करते हैं भाई, इस पे एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसको इस नैरेटिव, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का, सुनिए विकास, मैं आता हूं। इसको केवल इस नैरेटिव में फैलाना जिसकी स्पष्टीकरण एक नहीं 1000 बार दे, मैं जवाब ले लेता हूं। 1000 बार जवाब ले लेता हूं। नहीं इसकी स्पष्टीकरण 1000 बार दिया जा चुका है। जवाब ले लेता हूं कि हम किसी भी धर्म ग्रंथ का विरोध नहीं करते हैं, हम सारे धर्म। मैं आता हूं। देखिए बहुत सारी बातें इन्होंने कहा है। जो पहली बात तो सवाल का जवाब सवाल से देते हैं, दूसरी बात इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं, तीसरी बात इन्होंने कहा कि अगर कोई, इन्होंने रामायण को क्या कहा कि एक पढ़ा जाने वाला काव्य, क्या रामायण केवल एक पढ़ा जाने वाला काव्य है? रामचरितमानस या रामायण हमारा वो धर्म ग्रंथ है जिसने इस संपूर्ण विश्व को किस प्रकार से आदर्शों से स्थापित किया। रामचरितमानस किस प्रकार से हमारे संविधान के पहले पृष्ठ पर राम दरबार का चित्र अंकित हुआ। यह चित्र बताता है कि किस प्रकार से राम राज्य की जो संकल्पना है वो हमारे भारतीयों में होनी चाहिए, पूरे विश्व में होनी चाहिए, किस प्रकार वो आदर्श स्थापित किए जा रहे हैं। और दूसरी बात, जिस पंक्ति पे इतना उन्होंने अपने आप को, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य एक हारे हुए बुझे हुए एक नेता हैं, उनको कोई जानता नहीं। उनकी बेटी की सांसदी भी जा रही है, 24 आ गया है। उनको स्वयं जो है अपनी सेफ सीट समझ करके जिस सीट को बदल करके लड़े थे, जनता ने वहां से सबक दिखा दिया कि वो किस प्रकार से जी वो वही कहा जा सकता है उनके लिए। इस पे ताली नहीं, इस शब्द को वापस लीजिए। जिस प्रकार से पहले इस शब्द को वापस जिस प्रकार से नहीं, मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगा, मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं क्यों, कुछ नहीं होगा। आप हमारे रामचरितमानस पे हमारे संत तुलसीदास के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, हम उनको क्या कहेंगे? जिस शब्द अमर्यादित शब्द नहीं। कौन होता है मूर्ख? कौन होता है मूर्ख? वो होता है जो क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मूर्ख वही होता है जो मूर्ख वही होता है जिसको पता नहीं क्या सही क्या गलत। और रामचरितमानस की
जिस पंक्ति पे उन्होंने इतना हंगामा खड़ा करके खुद को हाईलाइट करने का एक माध्यम बनाया समाजवादी पार्टी ने उनको आगे कर करके, तो आप खुद ही बताइए कि वह जो डायलॉग, पहली बात तो उसके अर्थ को जाएंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, दूसरी नाम नहीं ले रहा है, जहां सेफ सीट समझ के जाने रहे थे वहां से भी चुनाव हार गए हैं। तो अब जनता का आकर्षण किस प्रकार से खींचे? अगर वह और किसी धर्म को गाली नहीं दे सकते तो उनके पास हिंदू धर्म ही बचा हुआ है जिसको वह गाली दे सकते हैं, जिसके संत तुलसीदास के खिलाफ पूरी समाजवादी पार्टी उनको आगे करके अभियान चला सकती है, खुद को अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, मात्र वही कारण है। और चलिए मैं अगली टिप्पणी अनिल दुबे से लूंगा और फिर अंतिम में आपके पास आऊंगा और इसके बाद से फिर तीन लोगों का आप इनकी बात सुन लिए। और सबसे बड़ी बात कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, ये निवेदन मैं हमेशा करता रहूँगा, प्रयास और निवेदन ये मेरा काम है। बाकी आप लोग मेरी बात को मेरे चूँकि मैं तो भाई यहाँ पे किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ नहीं, तो मेरे निवेदन को आप लोग कितना स्वीकारेंगे ये जनता देख भी रही है, तो मैं जनता से शिकायत करूँगा आप लोगों की अगर आप लोग मेरी बात नहीं सुने तो। भाई मेरा तो निवेदन है कि आप लोग बीच में मत बोलिए। अनिल दुबे जी, रामचरितमानस आपने शिवेंद्र पांडे जी को सुना, स्वामी प्रसाद मौर्य, सारा आप लोग आप प्रकरण जानते हैं, क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस और सबसे एक सवाल और रहेगा शिवेंद्र जी, इसको अभी नोट कर लीजिए, वहाँ पे बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी 3% बनाम 97% कर रहे हैं, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन फिलहाल आपका जवाब। देखिए, कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि जो भी व्यक्ति इस देश में विकास को लेकर के बात नहीं कर रहा है और किसी ऐसे मुद्दे को ले आ रहा है जो वहाँ से भटके बात, महंगाई को नहीं लेकर के आ रहा है, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी चीज़ों को लेकर के एक डिस्कोर्स बनाना चाह रहा है जो महंगाई और विकास से हट जाए मामला, तो हम उसके खिलाफ हैं। दूसरी चीज़, जो चौपाई उसमें लिखी गई है, उसमें जिस गंवार की बात की गई है वो गंवार स्वामी प्रसाद मौर्य है और उन्हीं को ताड़ने की बात कही गई है, और ऐसे गंवारों को हमेशा ताड़ना चाहिए। ऐसे गंवार अगर ताड़े नहीं जाएंगे तो अब हमेशा वो बोलते जाएंगे और समाज में विद्वेष फैलाएंगे। अब किस तरीके से ताड़ना है उनको, ये कानून जाने। कानून में भी, आईपीसी में भी 295 में इसकी व्यवस्था बनाई गई है कि किस तरीके से उनको ताड़ना है, और सीआरपीसी में भी 107-16 में उनकी व्यवस्था बनाई गई है कि बिना कुछ बोले उनको जेल के अंदर 6 महीने तक ठूस दिया जाए, तभी उनको जो है समझ में आएगा। इस तरीके से उनको समझ में नहीं आएगा। वो दिन में सुबह उठते हैं तो भाजपा पे आरोप लगाने लगते हैं, हिंदू धर्म पे आरोप लगाने लगते हैं, और उनकी बेटी भारतीय जनता पार्टी में पड़ी हुई हैं, तो उनको यह समझना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को एक सामंजस्य बना करके रहना है। आपकी बेटी मलाई चाटे भाजपा में और आप सुबह से उठ करके उसको गाली दें, तो कहीं ना कहीं मुझे तो यह लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से ही पैसा लेकर के समाजवादी पार्टी में गए हुए हैं और उसी का डिस्कोर्स बनाए हुए हैं कि समाज में इस तरीके की बात हो कि धर्म पे बात हो जाए। मेरी अब बात समझिए, आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो समाज में धर्म के नाम पे वोट पड़े। और अभी आपने इनसे जो सवाल पूछा चौपाई पे, इनको पता ही नहीं है, ये कह रहे हैं वो बहुत विद्वान हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बाप शंकराचार्य थे क्या कि वो आकर के सुबह से लेकर के शाम तक ज्ञान बांटते हैं रामचरितमानस पे और रामायण पे और हिंदू धर्म पे? उनके बाप कौन है कि वो संस्कृत का कक्षा 5 तक भी वो पढ़ाई किए हैं कि सुबह से शाम आकर के जो है रामचरित? नहीं, अभी एक और बात, वो महाराष्ट्र में जा करके ये कहते हैं कि 3% जो ब्राह्मण हैं वह बलात्कारी भी होगा तो पूजनीय होगा। इस तरीके की उनको बात करनी चाहिए। कौन बलात्कारी है जिसकी वो पूजा करते हैं? शायद वही ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते होंगे जो बलात्कारी होगा, और अगर ब्राह्मण समाज है तो जो बलात्कारी हो उसका हमेशा से बहिष्कार करने का काम करता है। और ब्राह्मण तो ये कहता है कि अगर हमारे अंदर कोई इस तरीके का व्यक्ति छुपा हुआ है जो गलत कार्य करता है तो उसको सबसे पहले आकर के उसको, भाई रावण खुदा ब्राह्मण था लेकिन भगवान राम ने उसका संहार किया, तो वही तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं ना। हम लोग तो हमेशा से इस तरीके की बात करते हैं। तो आप ये बात क्यों कर रहे हैं कि 3% के लोग, और शिवेंद्र पांडे जी को ये बताना चाहिए कि ये पहले 3% में आते हैं कि कौन से परसेंट में आते हैं, उसको अगर उनकी बात को समर्थन कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब पहले दें, वो सवाल सुन रहे हैं, वो सवाल सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शिवेंद्र पांडे जी को बधाई दूंगा कि आपने बोला तभी उन्होंने बीच में नहीं बोला, आपने बोला तभी उन्होंने बीच में नहीं बोला। तो सवाल पहले हमारा सुन लीजिए, सवाल इनसे पूछ लीजिए कि ये 3% में आते हैं कि नहीं आते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है, मैंने पहले, और वो सुन भी रहे हैं बहुत शालीनता से। लेकिन उससे पहले मैं मनोज भैया का, मनोज जी आपका क्या स्टैंड है? रामचरितमानस इतना बवाल कटा और उसके बाद से फिर मुख्यमंत्री जी सदन में आते हैं और उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। हालांकि मेरा यह मानना है कि उसके बाद से अखिलेश यादव से पूछना चाहिए था सदन में जो अध्यक्ष जी थे उनको खड़ा होकर कि भैया आप इस जवाब से संतुष्ट हैं कि नहीं, क्योंकि सदन सत्र चलने से पहले ही अखिलेश यादव जी काफ़ी दिन से यह बात कह भी रहे थे कि मैं जब सदन चलेगा तो मैं नेता पक्ष से पूछूंगा कि मैं कौन हूँ, शूद्र का, मैं शूद्र में आता हूँ कि नहीं। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे जारी थी। शिवेंद्र जी, दो लोगों को आपने सुन लिया, चूंकि सारा मामला अभी आप ही के ऊपर केंद्रित है, तो मैं इनका जवाब ले लेता हूँ और इन सवाल के साथ मैं आपके पास आऊँगा। जो रामचरितमानस पे इन्होंने सवाल किया, रामचरितमानस को शायद वो राजनीति के तहत उसी चौपाई को उन्होंने पढ़ा होगा। रामचरितमानस भगवान राम का आदर्श पिता के प्रति, माता के प्रति, समाज के प्रति, यानी मैं कह सकता हूँ
कि जो रामचरितमानस को जानता होगा वही लोकतंत्र को में विश्वास करता है। असली लोकतंत्र उसी रामचरितमानस में निहित है। और ये जो बात करें शूद्र हूँ क्या हूँ, वो नारा लगाते प्रश्न पूछेंगे, वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की भावना को कैसा उन्होंने आहत किया कि संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान को बनाते लिखते हैं, वो संविधान के अधिवक्ता भी हैं। संविधान के खोलते ही भगवान राम का राज दरबार उसमें सजा हुआ है। यानी कि ये जानबूझ करके केवल राजनीति के तहत इस प्रकार का काम करते हैं। इनको परसेंटेज की राजनीति करना है। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए सपने को धूल धूमिल कर रहे, केवल उनके लोगों को बहकाने का जो दूर तक इन्होंने चाल किया है। ये आने वाले समय में जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य व्यक्तिगत तो आज कहीं के नहीं रह गए, वो अपना चुनाव हारे, उनका बुरा पराजय हुआ। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को भी ले डूबने वाले, डूबी हुई नाव है और भी डुबो देंगे जो इसका कहीं ऊपर आने वाली नहीं। आखिरी टिप्पणी मैं लूंगा शिवेंद्र पांडे जी से, और उसके बाद से फिर 30-30 सेकंड आप सभी लोगों के पास होगा आखिरी टिप्पणी के लिए। एक दूसरे के ऊपर जो भी कटाक्ष करना रहेगा आपके बाद आपको दोबारा भी मौका मिलेगा। तो 30-30 सेकंड चारों लोगों को अंतिम वो पायदान रहेगा इस कार्यक्रम का। लेकिन फिलहाल में आपने अंकित मिश्रा को भी सुना, आपने अनिल दुबे को भी सुना, और आपने जो है मनोज शुक्ला जी को भी सुना। यहाँ पे मैं सोच रहा था विपक्ष एक तरफा रहेगा, कम से कम विपक्ष एक तरफ रहेगा, लेकिन कांग्रेस से अनिल दुबे ने भी आपसे सवाल पूछ लिया। भाजपा से नहीं वो कांग्रेस से, लेकिन बोल भाजपा की भाषा रहे। अच्छा, भाजपा की भाषा, ठीक है ठीक है। अब देखिए अनिल जी, एकदम नहीं बोलना है। विकास जी, बहुत अच्छी बात लगी पहला है, सवाल बहुत अच्छी बात लगी कि इतना जागरूक अधिवक्ता और बतौर कांग्रेस पार्टी के एक डेलीगेशन के माध्यम से हमसे ये सवाल किए। आपकी नैतिकता तब कहां मर गई थी जब संजय निषाद किसी शंकराचार्य के लड़के थे क्या? जब वो राम जी, अरे एक सेकंड सुन लीजिए, अब बोलिए मत बीच में। मैं बिल्कुल दीजिएगा, आप बीच सुनिए सवाल। संजय निषाद जब बोल रहे थे प्रभु राम के पैतृत्व पे सवाल, तो आपकी नैतिकता मर गई थी या पूरी भारतीय जनता पार्टी के? सुनिए दूसरा सवाल, जब इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी जब यह कहते हैं कि सीता माता के मातृत्व पे सवाल खड़ा करते हैं, तब ये पूरी भाजपा की नैतिकता मर गई थी क्या? और पूरा डेलीगेशन विपक्ष का सो गया था क्या? हमने क्या कहा कि जब सामंतवादी सोच की नीति आ जाती है और किसी पिछड़े और दलित का नेता जब समाज में कुछ कहता है तो उसको किसी ना किसी तरह, वो जो बुलडोजर पॉलिसी की नीति बनी है ना, उसके नीचे कर्टेल करके उसके ऊपर चढ़ जाओ, उसको बोलने मत दो, क्योंकि वो दलित है, वो पिछड़ा है, वो शोषित है, वो नहीं कह सकता है। और यह कहीं ना कहीं सामंतवादी व्यवस्था को परिलक्षित करती है। और एक बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनों के लिए हैं, और अपने वो हैं जो सदियों से शोषित और पीड़ित हैं। ठीक है, अब वो सवाल का जवाब तो दे दीजिए एक लाइन में। क्या सवाल है आपका? 3% में आते हैं कि नहीं आते? मैंने कहा कि हम अपनों के लिए नहीं हैं। आप सीधा नहीं समझिए मेरी बात को, हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनों के लिए हैं, और अपना वही है जो सदियों से शोषित और पिछड़ा। 3%, 1 मिनट में आता हूँ आप लोगों से, मैं जनता के पास भी आता हूँ। मैं एक बार जनता से सवाल ले लेता हूँ।